हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास सिक्स्थ के एनसीईआरटी बुक को कवर करने वाले हैं जो ज्योग्राफी का है। और अपना जो पहला चैप्टर होगा वो सौर मंडल में पृथ्वी। काफी इम्पोर्टेंट ये आपके टॉपिक्स हैं। इससे आपके दो तीन चीज कवर हो जाएंगे। एक तो आपकी सौर मंडल कैसी है और पृथ्वी किस जगह पे सिचुएटेड है, और इसका जो सिस्टम है किस तरीके से पृथ्वी हमारे लिए वर्क करती है, ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। जहाँ से हर एक एग्जाम में अगर आप सपोज दैट ऐसा मानते हैं कि कोई एग्जाम आपके जीएस के लिए 20 नंबर के होते हैं, तो वहां से एक क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ जाते हैं। तो ये था, अभी हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। बाकी अगर हम लोग चलेंगे इस टॉपिक के ऊपर तो थोड़े से बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है एनसीईआरटी का बुक। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप बहुत आसानी से इस चीज को कवर करते हुए चलिएगा। और वो लोग जो सोचते हैं कि हमारे बेसिक्स कंप्लीट है, वो लास्ट में या फिर जब मैं क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के बुक कराऊंगा उस वक्त आप इसको कवर करते चलिएगा। अगर हम बात करें तो आसमान में आप देखते होइएगा, एक जनरल सी बात है, हर एक बच्चे देखते हैं। अगर आप शाम के समय में जैसे ही सूरज डूबता है तो आप मान लीजिए कि सूरज डूबता है 6 बजे अप्रोक्स। 6 बजे के समय में अगर आप देखिएगा तो आकाश में एक दो तारे होंगे। और एक दो तारे होंगे 6 बजे अप्रोक्स 6:30। ठंडी के दिनों में सूर्य बहुत जल्दी डूब जाते हैं, तो थोड़ा सा पहले आप अगर आसमान में देखिएगा तो आपको एक दो तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। एक ही दो तारे होंगे। अब आप कभी सोचे कि ये इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या इन तारों के पास अपनी जो है वो चमक होती है, या फिर अगर ये तारे जो हैं इनकी अगर अपनी चमक है तो ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? ये बेसिक बातें होती हैं जो बच्चों के दिमाग में आती है और आपको भी ये जानने चाहिए। तो अगर इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आसमान में स्टार्टिंग के समय में एक दो ही चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सूर्य, और मतलब अगर 7 बजेगा तो और ज्यादा दिखाई देंगे, 8 बजेगा तो और ज्यादा दिखाई देंगे। मतलब सूर्य के सूर्यास्त का समय जैसे जैसे देर होते जाएगा, सनसेट का समय जैसे जैसे देर होते जाएगा, वैसे वैसे ये जो चमकीले बिंदु है वो आपको दिखाई देते जाएंगे। ये तारे कहलाते हैं। अब आते हैं इसमें बात, ठीक है। अब आते हैं इसमें बात इसमें कि अगर हम लोग देखें तो इस तारों के साथ साथ आपको चंद्रमा भी महीने में एक दो बार दिखाई देते हैं। ठीक है, महीने में एक दो बार दिखाई देते हैं। और यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा वाली रात, ये पूर्णिमा जो है कहलाती है। अब बात को अगर ऐसे समझे हम लोग कि आप पूर्ण चंद्रमा को देख सकते हैं। चंद्रमा तो हमें रोज दिखाई देती है, लेकिन बात यहाँ ये है कि आप चंद्रमा को कुछ इस तरीके से पूरा देख पाइएगा। तो पूरा कब देख पाइएगा? महीने में एक बार आप इसको देख सकते हैं, और उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। बेसिक बातें हैं। इसका आप जो है वो इसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो वो आपको क्लास 11th के बुक में दिखाई देंगे, क्लास 12th के बुक में दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को केवल बेसिक बातें लेकर के चलनी है। बेसिक चीज क्या बोलता है यहाँ पे? तो बेसिक हमारा ये बोलता है कि आप महीने में एक बार, जैसे अगर अभी आपका जनवरी चल रहा है, अगर आपका अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी में आप एक बार जो है वो पूर्ण चंद्रमा को देखिएगा और वो कहलाएगा पूर्णिमा। अब देखिए, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। अगर आप जो है 1 तारीख को इसको देख रहे हैं तो 15 दिन के बाद मतलब कि 16 तारीख से आप इसको नहीं देख सकते हैं। और नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या कहलाती है। अब बात आती है कि 15 दिन के बाद जब आप इसे नहीं देख सकते हैं तो जो नए चंद्रमा की रात्रि आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। तो दो चीजें महीने में, ये पूर्णिमा और अमावस्या दोनों की बात क्लियर हो गई। जिस दिन जब चांद पूरे दिखाई दे रहे होंगे महीने में एक बार, तो ये आपको पूर्णिमा कहलाएगा, पूर्णिमा। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा अमावस्या के रूप में। अब आते हैं इससे रिलेटेड जो और बातें हैं उसके ऊपर। हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देखते हैं? मैंने स्टार्टिंग ही इस बात से किया है कि आप जैसे ही सूर्यास्त होता है 6:30 पे, आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं। आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हैं। आप उसमें देखिए कि सनसेट और सनराइज दोनों का समय क्या है।
जब सूर्यास्त का समय आता है, जैसे ही सूर्य डूबता है अप्रोक्स 6:30 में अगर आपके जगह पे सूरज डूब रहा है या फिर 5:40 में सूरज डूब रहा है, तो इस समय में आप देखते होइएगा कि एक दो तारे दिखाई दे रहे होंगे। तो कभी आप सोचे कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्यों एक ही दो तारे पहले क्यों दिखाई देते हैं और वो वहां क्यों दिखाई देते हैं जब सूरज डूबता है उसके तुरंत पहले वाले एरिया में क्यों ये दिखाई देते हैं, क्या रीजन है इसका। तो इसके पीछे जो बात आती है वो ये है कि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को, या अगर सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के पास नाभिकीय संलयन होता है हीलियम हाइड्रोजन के कारण, हीलियम एंड हाइड्रोजन के कारण इतना ज्यादा प्रकाश निकलता है, इतना ज्यादा प्रकाश निकलता है कि दिन में जो हमारे तारे होते हैं ये तो बहुत दूर स्थित है, तो दूरी के कारण इनका प्रकाश जो है वो दिन में हमारे पास नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी समय में आप देखिएगा कि सूर्य बादलों में ढक गया या फिर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गए, बहुत ही ज्यादा खराब हो गए, तो आपको कुछ समय पहले से ही यहाँ पे आपको जो है वो तारे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर 5:40 पे आपके सूर्यास्त होने वाले हैं तो अप्रोक्स आपको 4 बजे ही जो है वो थोड़े मोड़े तारे दिखाई देने लगेंगे। ये आपके प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है, इस कारण से होती है। बाकी अगर पूरी बात को हम लोग देखें तो सूर्य के पास अत्यधिक जो है वो प्रकाश है और तारे हमसे बहुत दूर स्थित है, इस कारण हम उसको दिन में नहीं देख पाते हैं। बेसिक बातें यहीं तक थी, इससे ज्यादा की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हमारे आते हैं उसमें पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और आगे आए हम लोग, तो सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी जो वस्तुएं हैं जो रात के समय में आसमान में चमकती है ये खगोलीय पिंड कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो आप देखिएगा कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन तैयार होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है ये बहुत बड़े शोधकर्ताओं के द्वारा, बहुत ही अच्छे अगर आप देखें तो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं कि बच्चे एक तो पहले इसको आसानी से समझे, इसलिए इसके भाषा को क्लियर किया गया हुआ है। दूसरी बात अगर आप देखिएगा तो इसके हर एक लाइन से एक एक बेसिक क्वेश्चन तैयार होते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसको अगर आप देखिएगा तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। एनसीईआरटी का जो ये क्लास चल रहा है, ये क्लास जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करने के बाद आप एक नोटबुक अपना तैयार करते चलिए, अपना नोटबुक तैयार करते चलिए। जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो पहले ज्योग्राफी 6th का होगा, फिर 7th का होगा, फिर 8th का होगा, 9th का होगा, 10th का होगा, 11th का होगा और 12th का होगा। तो एक कॉपी आपको केवल बनाना है इसके लिए, और एक कॉपी में अपने नोटबुक में पूरे बेसिक चीज जो आपको एनसीईआरटी से बताया जा रहा है उसको कवर करते चलिए। मैं गारंटी देता हूं कि जब आपको मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जब आपको थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में या फिर उस क्वेश्चन को जो डिफिकल्ट होगा उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी जरूर बनाइए जो आपके सीरियलाइज 6, 7, 8, 9, 10 और 12 तक के पूरे एनसीईआरटी को कवर कर रहा होगा। बाकी अगर हम लोग आएंगे इसके पीछे खगोलीय पिंड को खगोलीय पिंड के बारे में हम लोगों ने जाना कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। आते हैं अब इसके ऊपर जरा सा हम लोग, तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये गैसों से बने हुए होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं, सूर्य भी एक तारा है। यहाँ से दो चीज बन करके आया कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और ये गैसों से बने हुए होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा भी होती है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम का जो नाभिकीय संलयन होता है वो सूर्य में होता है। साथ में अगर गैस से बने हुए कोई खगोलीय पिंड है तो वो बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा को जो है वो उत्सर्जित करेंगे, ऊष्मा को बाहर की तरफ भेजेंगे। इस कारण से जो है उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा चमक भी होगा। तो इन खगोलीय पिंड को हम लोग तारा कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे तारा भी एक खगोलीय पिंड है, नो डाउट, तारा भी एक खगोलीय पिंड है क्योंकि सूर्य एक खगोलीय पिंड है और सूर्य अपने आप में एक तारा है।
तो सूर्य अगर अपने आप में एक तारा है तो हर एक तारा जो है वो खगोलीय पिंड है, और खगोलीय पिंड अगर ऊष्मा उत्सर्जित करता है, प्रकाश तथा ऊष्मा उत्सर्जित करता है, और वो अगर बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है ना, तो उसका अगर देखें तो कैटेगराइज किया जा सकता है उसको। अगर हम लोग देखेंगे तो सूर्य जो है अपना यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है और तारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो दूरी के कारण क्या होता है कि तारे जो है इनका प्रकाश हमारे तरफ नहीं आ पाता है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि तारे जो है वो कम ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, बट ये गलत है। सूर्य जो है नजदीक है हमारे पृथ्वी के, इस कारण से क्या होता है कि हमें इसका आभास होता है, तारों का नहीं हो पाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि जो भी खगोलीय पिंड रात्रि के समय में आकाश में चमकीले होते हैं, जो भी वस्तु जो रात के समय में आकाश में चमकीले दिखाई देते हैं, सारे खगोलीय पिंड है। और अगर सूर्य एक तारा है और सूर्य चमकता है, तो अगर हम लोग देखें तो वो भी एक खगोलीय पिंड है, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य एक तारा है, ठीक है ना, सूर्य एक तारा है, ये क्लियर कर देता है। यहाँ पे एक सेकंड जरा से इसको इरेज करते हैं हम लोग। सूर्य एक तारा है, बाकी चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है जो रात्रि के समय में चमकता है, और हर एक चमकीली वस्तु, यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया कि चमकीली वस्तु, लेकिन अगर आप देखिएगा यहाँ से तो कुछ चीजें आपके क्लियर किए जा रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय में आकाश में चमकीले दिखाई देते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कोई एरिया ऐसा भी होगा जहाँ पे सूर्य यहाँ पे अभी दिन में दिखाई दे रहा होगा, कुछ समय के बाद रात यहाँ पे जो है ये रात हो जाएगा और यहाँ पे दिन हो जाएगा, और इस जगह पे जो है ये चमकीले दिखाई दे रहे होंगे। तो इस कारण से क्या होगा कि चमकीली वस्तुएं आकाश में जो है सूर्य चंद्रमा के साथ साथ सारे खगोलीय पिंड है। सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है, ठीक है, सूर्य एक तारा है, क्लियर है यहाँ तक। बाकी अगर इसके और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे जो है वो सूर्य के समान ही है। यहाँ ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया इस वर्ड को कि रात्रि के समय में चमकते हुए जितने तारे हैं, बहुत अनगिनत तारे हैं भाई, इसको कोई काउंट नहीं कर सका है, ना शायद कोई काउंट कर पाएगा, क्योंकि हर एक दिन कुछ तारे बनते हैं, कुछ तारे टूटते हैं। तो इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये तारे जो है वो कितनी मात्रा में है, कितने हैं। तो सूर्य के समान ही वो है। अब यहाँ पे आ गया सूर्य, यहाँ पे आ गया बुध, यहाँ पे आ गया शुक्र, और यहाँ पे आ गया पृथ्वी। लेकिन होता क्या है कि इससे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम इसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। सूर्य यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और पृथ्वी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और तारे हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर देखें हम लोग तो इसकी दूरी यहाँ से बहुत ज्यादा है, इस कारण से हम लोग इसकी ऊष्मा को जो है महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। अब दूरी ज्यादा होगी, आप आसमान में एरोप्लेन चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप एरोप्लेन से कभी कोई सिनेमैटिक शॉट लीजिएगा तो आपको घर जो है वो डब्बे की तरह दिखाई देंगे, इतने इतने बड़े डब्बे की तरह दिखाई देंगे, जबकि अगर आप नीचे उतर करके देखिएगा तो एक बहुत बड़ा फार्म हाउस होगा वो, है ना। तो इस कारण से दूरी के कारण हमें क्या होता है कि वो चीजें छोटी दिखाई देती है। यहाँ तक क्लियर है। बाकी अगर हम लोग नेक्स्ट आएंगे तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को देख सकते हैं। ये यहाँ जो आपको क्लियर किया गया, ये तारों के जो ये समूह है इसको आप देख सकते हैं रात्रि के समय में। बहुत बेसिक बातें हैं। और आप तारों के समूह को देख सकते हैं और विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। इसमें आप देखिएगा तो कभी कभी तारों के ऐसी आकृति, जैसे ये आकृति बन गई आपकी, ये आकृति बन गई आपको, यहाँ पे सप्तऋषि इसको बोला जाता है। तो ये विविध आकृति दिखाई देते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहे हैं तो नक्षत्र काल वगैरह का आपके जन्म कुंडली पे बहुत बड़ा असर पड़ता है ना। तो ये यही नक्षत्र मंडल होते हैं जिसको आप लोग देख रहे होते हैं। बाकी अगर हम लोग देखें तो आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, आर्सा बियर और बिग बियर। अब वन लाइनर क्वेश्चन आपसे तो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि एनसीईआरटी के हर एक वर्ड से, हर एक सेंटेंस से एक क्वेश्चन बनेगा। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि आर्सा मेजर या बिग बियर क्या है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि एक नक्षत्र मंडल है। अगर आपने इस एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आपके लिए केवल 1 सेकेंड का समय होगा, मैं गारंटी देता हूं 1 सेकेंड।
1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसके नोटबुक को तैयार करते चलिए, क्योंकि आप जब क्लासेस ले रहे होते हैं तो बहुत मजा आता है आपको कि क्लासेस में ये सारे चीज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन नोटबुक से जैसे ही आप एक बार रिवाइज कीजिएगा आपको बहुत सारी चीज क्लियर होते चले जाएंगे। अब आते हैं, बहुत आसानी से आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं, ठीक है, कि ये सप्तऋषि जो है यहाँ पे 7 ऋषि, सप्त संत ऋषि, बहुत तरीके के बात यहाँ पे आते हैं बन करके, जो कि एक नक्षत्र मंडल आरसा मेजर का भाग है। जैसे ही 7 तारों का समूह जो सप्तऋषि की बात हम लोग करते हैं, सप्तऋषि, ये जो है वो आरसा मेजर का भाग है। अब एक चीज आप यहाँ पे फिर से क्लियर कीजिए, जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन आया आपसे कि सप्तऋषि जो है किसका भाग है, सप्तऋषि किसका भाग है, जरा इरेज करते हैं, सप्तऋषि किसका भाग है, जरा सा इरेज करते हैं इसको, आते हैं हम लोग कि सप्तऋषि किसका भाग है। तो अगर आप सप्तऋषि के ऊपर आइएगा तो सप्तऋषि जो है वो आरसा मेजर का एक भाग है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। और यही जो आपका मेन पॉइंट बनकर के आएगा आपके एग्जाम में, सप्तऋषि एक आरसा मेजर का भाग है। एग्जाम में जो मेन टॉपिक बन करके आपका आएगा वो इसी तरीके से आएगा। अब अगर तारों के बारे में हम आपसे या फिर नक्षत्र मंडल के बारे में अगर आपको कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे दे और आपसे इस तरीके से पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कथन सप्तऋषि के बारे में सही है, स्टेटमेंट में पहला होगा कि ये एक आरसा मेजर का भाग है, और अगर आप देखें तो ये तारों का एक समूह है, इस तरीके की अगर बात लिखे तो आप इसमें से डायरेक्ट आंसर दोनों में से आप बोथ ऑफ देम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज पता हो चुका है। मेन जो फिर से सप्तऋषि या फिर तारों से जो परमानेंट तारे होते हैं उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ करके आपके लिए आता है तो वो यहाँ से आ जाता है कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है। अब अगर पूरे आप सिस्टम को देखें तो ये आपका जो है वो उत्तर हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब देखिए, अगर ये पूरे ग्लोब, अगर इसको आप मान ले इस तरीके से, ये पूरा गोल नहीं है लेकिन ग्लोब मान ले आप इसको, तो ये वाला जो पार्ट आपका होगा उत्तर की दिशा में, ये आपको उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा जो होता है वो उत्तर दिशा को बताता है। यहाँ पे जो तारे चमक रहे होंगे आपके, ये आपके उत्तर दिशा को बताएंगे। इसे ही हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। क्वेश्चन डायरेक्ट जो आपसे एग्जाम में आएंगे कि ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देता है, तो ये आपको नॉर्थ पोलर पे दिखाई देता है और इसे ही हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। और इसकी एक खासियत क्या होती है कि ये आसमान में हमेशा एक स्थान पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक ही स्थान पे आपको ये दिखाई देगा। अब जरा सा इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आए कि ग्रह किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं। पहले तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि सूर्य जो अपना होता है ये एक तारा है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले पढ़ा है। जरा सा अगर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग तो कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होंगे भाई, क्योंकि ऊपर तो बहुत सारे पिंड है, तो कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जिनके पास अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य भी एक तारा है, क्लियर है। तो कुछ ऐसे जो खगोलीय पिंड है जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब ग्रह किसे कहा जाता है, तो ग्रह एक खगोलीय पिंड है जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और आप क्लियर करते हुए इसको चलिए। अब देखिए कि भाई एक ग्रह है, प्लेनेट है, तो प्लेनेट अंग्रेजी शब्द है, क्लियर है यहाँ तक। एक ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्लियर है यहाँ तक कि भाई साहब प्लेनेट जो है ये एक अंग्रेजी वर्ड है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट से ये बना हुआ है, प्लेनेटाई से, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, मतलब चारों ओर घूमने वाला। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के पास भी जो है वो अपनी
ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं है। ये किससे प्रकाशित होता है, ये इसको किससे ऊर्जा मिलती है, किससे ये ऊष्मा लेता है, सूर्य से लेता है, सबसे नजदीक है ये। तो इसलिए क्या होता है कि पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं वो भी एक ग्रह है, और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है? चंद्रमा, जिससे पृथ्वी जो है वो प्रकाश एवं ऊष्मा लेती है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स एनसीईआरटी में दिए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको अगर आप लोग देखिएगा तो पृथ्वी, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों एवं असंख्य छोटे छोटे पिंडों के बनी पट्टियां होती हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखी जा सकती है। अब अगर आप देखिएगा तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये तीनों जो आपके ग्रह हैं, है ना, यहाँ पे आपको छोटे चारों ओर छल्ले दिखाई देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा छल्ला अगर दिखाई देता है वो तो शनि में दिखाई देता है, इसलिए इसे छल्ले वाला ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए इसको छल्ले वाला ग्रह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम लोग इससे रिलेटेड और फैक्ट्स को देखेंगे तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे अगर आप आते हैं तो आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। इस तरीके से आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि कैसा है आपका ये, अगर देखें तो आप लोग ग्रह, ठीक है ना, ग्रहों की कैसी स्थिति है। तो स्टार्टिंग टाइम में आपको ये इस तरीके के दिखाई देंगे। पहले सूर्य है, फिर बुध है, क्योंकि आप जो ये लाइन है, ये बाउंड्रीज, इसको आप क्लियर करते चलिएगा। पहले सूर्य है, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, तब बृहस्पति है, तब शनि है और तब यूरेनस है ना। नेपच्यून सबसे लास्ट में है आपका। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि यहाँ से आप क्लियर कर पाइएगा कि भाई साहब ये इसका जो है वो एग्जिस्टेंस कैसा है, कैसे पृथ्वी पे, कैसे ये जो है वो ब्रह्मांड में है, किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। बाकी अगर हम लोग फिर से आ जाए इसके ऊपर तो ये इसको हम लोग जरा सा ऐसे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वाले पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट वाले पे अगर आते हैं तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है और ये हमारे पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है, तो वो चंद्रमा है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज को। तो पौराणिक रोम कहानियों में सोल जो है वो सूर्य देवता को कहा जाता था, और सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित होता है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सौर मंडल किसको कहा जाता है, तो सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। अब अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आए कि भाई जियोग्राफी जो वर्ड है, ज्योग्राफी है, तो जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया हुआ है जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। तो अगर देखें तो पृथ्वी के संबंध में और अधिक अगर जानकारी आपको चाहिए तो अगर पहले तो आप देख लीजिए कि जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ हो जाता है लिखना। तो अगर पृथ्वी के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, पृथ्वी के बारे में अगर आप जान रहे हैं, तो वो सारे चीज ज्योग्राफी से रिलेटेड आएगा, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट होंगे। जैसे जियोलॉजी आ जाएगा तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा, जियोमेट्री आ जाएगा, पृथ्वी का मापन हो जाएगा, जियोऑइड आ जाएगा, पृथ्वी के आकार के अनुरूप को कहा जाता है जियोइड। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो हमें जानने चाहिए थे। अब अगर हम लोग पूरे सौर मंडल को देखेंगे तो सौर मंडल सूर्य एवं 8 ग्रह तथा उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करती है, और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। पिछले में आप लोग देखा यहाँ पर कि ये इस तरीके का आपको कुछ सूर्य दिखाई देगा। यहाँ पे ये आपका सौर मंडल हो गया। सौर मंडल हो गया जिसमें सूर्य है, ये 8 ग्रह है, और साथ में कुछ क्षुद्र ग्रह, आपके ग्रह वगैरह आपको दिखाई देंगे इसमें। अब जो इम्पोर्टेंट बात है सूर्य के बारे में, जो हमें बेसिक रूप से जानने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सूर्य के बारे में काफी डीपली अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे डीप स्टडी कर रहे हैं, ये बात नहीं है। सूर्य के बारे में बेसिक चीजें जान रहे हैं यहाँ पे।
तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अगर ये पूरा आपका ये एरिया है, अगर ये एरिया है तो इसके बीच में अगर कोई स्थित होगा तो वो सूर्य होगा। क्लियर है यहाँ तक? और इसीलिए आपको इस पार्ट से दिखाया गया है सूर्य को, यहाँ से करके, कि ये इसका मिडिल सेंटर जो है, ठीक है, इसके सेंटर में जो है वो सूर्य है और इसके चारों तरफ जो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं ग्रह, ये बात आती है यहाँ पे। और ये अत्यधिक बड़ा एवं गर्म गैसों से बना होता है, ठीक है। तो अगर देखें तो सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि केवल सूर्य जो है वो यहाँ पे तारा है, ठीक है, सूर्य एक तारा है और केवल एक ऐसा स्रोत है जो ये पूरे चीजों को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि ग्रहों के पास अपने जो है प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों से प्रकाश एवं ऊष्मा जो है उसको अवशोषित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और सूर्य जो है वो पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के दूरी पर है। अगर सूर्य यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है तो यहाँ से यहाँ की दूरी 15 करोड़ है, ठीक है। अब आते हैं ग्रहों के ऊपर हम लोग। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य के दूरी के अनुसार उनको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में बांटा गया हुआ है। और इसको याद करने के बहुत अच्छे ट्रिक भी आपको दिए गए हुए हैं। हमारी वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मरकरी, वेनस, अर्थ और फिर ऐसे ऐसे करके आपको सारे जो है वो ग्रह दिखाई दे देंगे। उसके वर्ड को अगर आप आसानी से क्लियर कर लीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा तो। अब थोड़े से और इसके डीप में आते हैं। तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पे चक्कर लगा रहे होते हैं। अगर ये सौर मंडल है तो इसके जितने भी ग्रह हैं वो इस तरीके से एक निश्चित पथ पे जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर है? और ये जो है रास्ते दीर्घवृत्त में फैले हुए हैं। अब ये दीर्घवृत्त है, ठीक है, ये आपके इस तरीके के वृत्त है, ठीक है ना, दीर्घवृत्त है। और दीर्घवृत्त में फैले हुए ये कक्षाएं कहलाती हैं। ये जो जिस एरिया से ये टर्न कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, ये कक्षा कहलाती है इनकी, ठीक है ना। और ये जो अगर यहाँ पे बुध है तो ये चारों तरफ इस तरीके से ही चक्कर लगाएंगे। अगर ये शुक्र है तो इस तरीके से ही चक्कर लगाएंगे। अगर ये पृथ्वी है तो इस तरीके से चक्कर लगाएगी। ऐसा नहीं है कि बुध शुक्र जो है वो बुध में चलाएगा, पृथ्वी जो है वो आपका शुक्र में चलाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अगर इसकी बात करें तो 88 दिन का समय लगता है। थोड़ा सा इसे देखेंगे तो बुध जो है, अगर ये बुध है अपना, ये सूर्य है सेंटर में। अगर बुध की बात करें तो सबसे नजदीक है और इस कक्षा में बुध इस तरीके से अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा है, राउंड राउंड राउंड, और इसको इस तरीके के काम करने में पूरे 88 डेज का समय लग जाता है, ठीक है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के बराबर है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मिले कि बुध शुक्र के सबसे नजदीक है और इसको अपने कक्ष में एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। दूसरा, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि शुक्र का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार के समान है। क्लियर हो गया? लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ बन करके आती है कि अंतरिक्ष जो है वो खगोलीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, अगर अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन है उसने क्या किया कि यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खगोलीय पिंड 203 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह के रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो है ना, ये ग्रह तो है लेकिन यहाँ पे ये जो है वो क्या करता है कि यूरेनस का जो है वो बता दे तो प्लूटो जो है आपका, ये जो है ना यहाँ पे आपका लास्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो नेपच्यून है और ये जो है आपका प्लूटो जो है वो नेपच्यून और एक और ग्रह का जो है जिसका नाम है आपका ये प्लूटो हो गया और आपका आ जाता है यहाँ पे यूरेनस। ये दोनों का क्या करता था कि जो है ना वो कक्ष में इंटर कर जाता था। इस कारण से इसको बौने ग्रह के रूप में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में इसको बौने ग्रह के रूप में क्लियर किया था। आते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी को अगर देखिएगा तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है क्योंकि पहले बुध आता है, इसके बाद शुक्र आता है, इसके बाद पृथ्वी आ जाता है। अब पृथ्वी के बारे में अगर देखिएगा तो आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर है?
यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है। जैसे अगर पृथ्वी को आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे आपको दिखाई देगा, ध्रुवों के पास थोड़ा सा ऐसे ऐसे चपटा हुआ है, थोड़ा सा चपटा हुआ है। और यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है। भू आभा का अर्थ पृथ्वी के समान आकार होता है। क्लियर है? यहाँ पे आते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके जो 2/3 भाग है वो पानी से ढके हुए हैं। टू थर्ड जो पार्ट है ये पूरी तरीके से पानी से ढके हुए हैं और इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पानी को अगर आप अंतरिक्ष से देखिएगा तो ये नीला दिखाई पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं। अगर आप देखिएगा तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब अगर आप ऐसे पलक झपकते हैं 1 सेकेंड होता है तो वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाता है प्रकाश। अगर आप ऐसे टॉर्च को छोड़ते हैं और टॉर्च से एक प्रकाश को छोड़ते हैं तो वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलता है, अगर प्रकाश की गति की बात करें तो। और इसके बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लग जाता है। क्लियर? थोड़ी सी और बात देखते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो पहले व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे हुए थे, और उसको सी ऑफ जो इस जगह का नाम था सी ऑफ ट्रैंगुलिटी इसको बोला जाता है। और यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सी ऑफ ट्रैंगुलिटी क्या है। ठीक है, तो आप वहां पे सी ऑफ ट्रैंगुलिटी सी दे करके आप ऐसे नहीं समझ जाइएगा कि ये सी से किसी समुद्र की बात हो रही है। ये सी ऑफ ट्रैंगुलिटी जो है ये आपके चंद्रमा का जगह था जहां पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। अब आते हैं जरा सा चंद्रमा के बारे में जानते हैं। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह, मैंने पहले इसको क्लियर किया कि पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। क्लियर है यहाँ तक? और यह हमसे लगभग 3,84,400 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है? और अगर आप लोग देखिएगा तो पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं कि कितने दूरी पर है। लेकिन अगर उपग्रह की बात करें, कुछ पहले भी उपग्रह की बात हुई थी, ग्रह की बात हम लोगों ने कर ली कि ग्रह के पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है, वो तारों से उष्मा एवं प्रकाश लेते हैं। भाई साहब एक नया टर्म आ रहा है हमारे पास कि उपग्रह किसको कहा जाता है। उपग्रह भाई एक नया वर्ड क्यों आया? उपग्रह क्या है? ये उपग्रह, तो उपग्रह भी जो है वो खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर और ग्रह चक्कर लगाते हैं। मतलब अगर मान लिए कि ये हमारा सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है और ये आपका पृथ्वी है। अब ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, और ये जो पृथ्वी है अब इसका जो अपना एक पार्ट है जो ऐसे 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 घूम रहा है, तो इस पार्ट का भी एक चक्कर लगा रहा है और ये जो कहलाएगा ये उपग्रह कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं, कुछ मानव निर्मित भी उपग्रह होते हैं। किस लिए उसका यूज किया जाता है? तो इसलिए यूज किया जाता है कि ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सके। तो इसको पृथ्वी के और संचार के माध्यम के लिए भी इस उपग्रह का यूज किया जाता है। कभी कभी आप देखते होगा सैटेलाइट लॉन्च करता है, आपके यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छे आ जाते हैं। टॉकी वॉकी जो होता है वहां से भी उसके जो कनेक्शन होते हैं वो बहुत आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि देखे तो यहाँ पे उपग्रह सेटल किया जाता है। बहुत जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं उसके कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए भी उपग्रह को जो है वो सेटल किया जाता है, और भारत के कुछ इंपॉर्टेंट जो उपग्रह है वो इस तरीके के हैं। अब आते हैं हम लोग कि भाई साहब एक चंद्रमा है जो उपग्रह है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, तो इसको पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लग जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इतने समय में ही ये अपने अक्ष पे भी घूम जाता है एक बार। ठीक है, इसलिए अगर देखिएगा तो चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट हमें दिखाई देता होगा, और इसी कारण से जो है वो चंद्र मिशन जो अपना स्टार्ट किया गया हुआ था, वो चंद्रयान जब गया हुआ था चंद्रमा पे उसके दक्षिणी ध्रुव पे जाने के लिए, तो यहाँ पे केवल हम लोग उसके एक ही पार्ट को देख पाते हैं, जो पार्ट हमेशा ढका हुआ रहता है, जहाँ पे प्रकाश नहीं होते हैं, उस जगह को देखने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारा क्लियर नहीं हो पाया था। वो जो मिशन था वो सक्सेस नहीं हो पाया था। हम लोग ऑलमोस्ट सक्सेस थे लेकिन पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाए। अब अगर हम लोग देखेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में, तो ग्रह देखा हम लोगों ने, उपग्रह देखा, ये क्षुद्र ग्रह क्या है? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा तो कहीं क्लियर नहीं किया गया हुआ है कि अगर ये सूर्य है
तो इसके केवल ग्रह ही चक्कर लगा रहे हैं, सूरज के कुछ उपग्रह भी चक्कर लगा रहे होंगे इस तरीके से। तो ये जो पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त ये होते हैं। उपग्रह क्या कौन से हैं? जो ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं। तारे अपने आप में जो है वो क्या करते हैं कि सूर्य ऊष्मा में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो सूर्य एक तारा है। और सूर्य एक ग्रह, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह है, और ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो उपग्रह है। और इस सूर्य के चारों ओर जो ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और इसकी एक खासियत क्या होती है कि ये मंगल और बृहस्पति, यहाँ पे आपका मंगल आएगा और यहाँ पे बृहस्पति आएगा, तो इनकी कक्षाओं के बीच में ही ये चक्कर लगाते हैं, इसके बीच में ये चक्कर लगा रहे हैं। ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के कक्षाओं के बीच में चक्कर लगाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति आ जाएगा। आपने इसको क्लियर किया है, आसानी से आंसर दीजिएगा। उल्का पिंड किसको कहा जाता है? एस्टेरॉयड के बारे में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। यूट्यूब आजकल ट्रेंडिंग में है, हर एक आदमी के पास यूट्यूब है और बहुत आसानी से एस्टेरॉयड की बात करते हैं कि ये बनता क्या, कैसे बनता क्या है, इसका रीजन क्या है, क्यों आया ये, हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। उल्का पिंड क्या होता है, हमको इसको पढ़ने के लिए क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसको जानेंगे। बाकी जो यूट्यूब वाले होते हैं ना, वो पढ़ के और सीधे आंसर देते हैं उसका, और बताते हैं कि भाई ये एस्टेरॉयड था, ये यहाँ गिरा, इस तरीके का काम हुआ, इस तरीके का काम हुआ। गलत है। इस तरीके के नॉलेज मत दीजिए आप। ऐसे आइए कि क्यों बना और इसका मेन फैक्ट्स एंड फिगर क्या है, क्यों उल्का पिंड हम इसको बोलते हैं। तो सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर ये चक्कर भी लगा रहे होते हैं, और ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो उल्का पिंड होते हैं। कभी कभी पृथ्वी पर गिरते हैं और घर्षण के कारण ये पृथ्वी के ऊपर ही जल के बराबर हो जाते हैं, पृथ्वी तक गिरते नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि ये पृथ्वी तक गिर जाते हैं और धरातल पर बहुत बड़े गड्ढे बना देते हैं, और ये गड्ढा जो है वो क्रेटर बना देता है। ये गड्ढा जो है वो जो है वो आपको बता दें कुछ झील का निर्माण कर देता है। ये गड्ढा जो है वो आपको छोटे से तालाब का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़े जो है अगर आप देखिए तो नीचे अगर आपके पृथ्वी से आने वाले गैसों का निर्माण कर देता है। ये एस्टेरॉयड है, बहुत प्रेशर से नीचे आ रहा है, तो ये अपने तरीके से बहुत बड़ा भूकंप भी ला सकता है। इस तरीके की बात होती है। बाकी अगर आप पूरी तरीके से देखें तो हमारे सौर मंडल में, हमारे आकाश में, हमारे ब्रह्मांड में तारों के बहुत से समूह होते हैं जिसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, और हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग होता है, ठीक है। आकाश गंगा में करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण करती है। छोटे 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 इस तरीके के जो आकाश गंगा है ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। इस तरीके के जो आकाश गंगा है वो करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड में है, और हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में है, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। ये क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि ब्रह्मांड की विशाल कल्पना करना अत्यधिक कठिन होता है। बहुत क्लियर बात है, ये काफी डिफिकल्ट है ये, और इसको हम लोग जो है बहुत आसानी से इसको कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आज जानना जरूरी है, जो मिस्ट्री बन करके रहा हुआ है हमारे लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो था इम्पोर्टेंट, उसमें हम लोगों ने सूर्य और कुछ इम्पोर्टेंट ग्रह जो थे, ठीक है ना, जैसे पृथ्वी है, सौर मंडल है, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ये पूरा का निर्माण अगर हो रहा है तो इस चीज को हम लोगों ने देखा। ये बेसिक कंसेप्ट है आपके लिए, जिसमें अगर आपने नोटबुक अभी रिसेंट तैयार किया है तो वहां पे आपको 4, 5, 10 क्वेश्चन वन लाइनर मिल गए होंगे, जो एसएससी, रेलवे, इस तरीके के एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। और अगर आप यूपीएससी ले रहे हैं, यूपीएससी लिख रहे हैं, तो मेंस आंसर राइटिंग में, जीएस1 में, इस तरीके में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी को आप कवर करते हुए चलिएगा। ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने जो अपना टॉपिक था, ये फर्स्ट चैप्टर था क्लास 6 का, सौर मंडल में पृथ्वी, इसको हम लोगों ने कवर किया। तो ये था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही होती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जैसे करते हैं वैसे करते रहिए, क्योंकि तुरंत हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मेंबर के साथ यहाँ पे आने वाले हैं। तो इसलिए आप और ज़्यादा शेयर कीजिए इसमें, और चैनल का हेल्प कीजिए, जो स्टडी स्प्रिंग आपको हेल्प करता है आपकी स्टडी में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।